गुड आफ्टरनून बैठे। शीट का डिस्कशन था हमारा, निकाल लीजिए। एक डीपीपी था, ठीक। पहले डीपीपी का आंसर देख लेते हैं। क्या नंबर था? 39। फिफ्थ क्वेश्चन। स्टार वाला सवाल, 2 स्टार्स। दो स्टार घूम रहे हैं। रेडियस के सर्कल में।
अच्छा, ये भी एक पार्टिकल है जो इसी में घूम रहा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं ना। तो इसमें एक फोर्स ऐसे लग जाएगा, एक फोर्स ऐसा लग जाएगा, नेट फोर्स ऐसा हो जाएगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो एक तो ये हो जाएगा G m², G mm/2 r का स्क्वायर इज इक्वल टू m⍵²r। और इसके ऊपर Gm/m/√2r का स्क्वायर इंटू cos 45 1/√2 इंटू 2 इज इक्वल टू स्मॉल n⍵²r। सबका ओमेगा एक होगा, ऐसा इक्वेशन लिख लेंगे। तो क्या नहीं आ रहा है इससे? निकालना क्या है हमको? दो मिनट, इसमें कुछ और चीजें रखा है। तो ये उस सर्कल में घूम रहा है ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, किसी और डिस्टेंस पे भी हो सकता है। तो और कहीं है ये? और कहीं मान ले तो ये डिस्टेंस कुछ मान लिया कि x है ये, तो ये r, अब ये चेंज हो जाएगा इक्वेशन का ये पार्ट। तो Gmm/x² इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ जाएगा इसके अंदर √(x²-r²)/x इंटू 2 इज इक्वल टू m⍵², ये वाला डिस्टेंस x cos थीटा, x cos थीटा ये आ जाएगा ना। cos थीटा की वैल्यू वही √(x²-r²)/x। x निकालना है, आ रहा है? देख लेना एक बार। ठीक है, ग्राफ बना रहे तो उसका मैक्सिमा जो है r/√2 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये तो सिंपल ही तो है, वही रिंग वाला, वो तो वही बनेगा, r/√2 पर मैक्सिमम आएगा। कोई डिफरेंशिएशन में गलती क्या होगा? और हो गया टीपीपी, और कुछ नहीं। अब इसके बाद शीट का नंबर था, हीट ट्रांसफर क्या करना था? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3-4। तो आप बताइए पार्ट 3 में कोई दिक्कत है क्या? 9th में दिक्कत है? ठीक है, एक आधा दिक्कत चलता है। और बोलो। 9th में दिक्कत के अलावा और किसी में क्या?
बोलो 9th में क्या दिक्कत आ रहा है? देखो क्वेश्चन में लिखा है कि होलोस्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, इसका इनर रेडियस r1 है, शेल दे रखा, पहली बात तो ये। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, ऐसा कुछ। और इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर एक कुछ गर्म पानी रखा हुआ है 1000 डिग्री पर, अंदर 1000 डिग्री का मामला है कुछ, अंदर 0 है, बाहर 1000 है। ओके, एक हटा देते हैं। यही है, 0 है अंदर, बाहर 1000 है। तो अब क्या कहना चाहते हो बताओ? अंदर 0 डिग्री का है ना, तो हीट किधर से किधर जाएगी, इधर से उधर जाएगी। अंदर हीट जाएगी तो गर्म होने लग जाएगा। क्या बर्फ रखा है क्या अंदर? बर्फ नहीं, पानी पानी है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। आगे बोलो। कैसे मान सकते हैं? उससे गलत आ रहा है। मान लिया किसी टाइम पे टी होगा, तो करंट कितना होगा? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, डी क्यू बाई डी टी। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसका? 1000 - टी। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस। तो आ जाएगा R2 - R1 L/Ka, 4 π R1 R2। ये फॉर्मूला है, याद है ना? तो R2 - R1 4 π K R1 R2। अब इसको लिख लेंगे MS/dt/dt। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। dt/t log वॉग आएगा। तुम क्यों बिना लॉग के ले आओ? थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, लॉग वॉग तो फिर भी लगाया, फिर कांस्टेंट कैसे बोल रहे हो? बैठो। आंसर जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आंसर एग्जाम वाले हमें पता नहीं क्या होंगे। हाँ ना, सवाल हमें पता होंगे ना, आंसर हमें पता होंगे। मेथड हमारे साथ होगा, कब क्या करते हैं कैसे करते हैं यही सीख के जाना है, ये हमारी मदद करेगा। तो आप बताइए, और इसके आगे पार्ट 3 में और कोई समस्या नहीं है? 14th वाले में समस्या है। आखिरी वाला सवाल। देखो इनर सरफेस का E1 है, यानी A1 हो गया, यानी वो एमिट करेगा तो वही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, उसी के पास रहेगा। है ना, वो तो किसी को दे नहीं पाएगा, खुद ही ले लेगा, तो उससे लूज नहीं होगा। E1 नहीं होगा तो फिर A1 नहीं होगा, फिर ट्रांसमिट ट्रांसमिट करता होगा तो दिक्कत करेगा। हाँ, वो टफ होगा, उसको बचाने के लिए उन्होंने सेफ रखने के लिए बोला है। नहीं बोला तो हम तो ले लेते, है ना, अंदर वालों का बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसा हम हिसाब ले लेते। हाँ,
अब इसमें फोर्थ पावर का है तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, वैल्यू ऐसे दे रखी है शायद। फोर्थ पावर का इंटीग्रेशन तो क्या होता होगा, करके देखना है ना। अब पार्ट 4 में आ जाए, फोर्थ वाले में 10th नंबर, 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे दे रखा है कि एक मेटल की बॉल है, 2 किलो की है, और हीटर से इसको गर्म किया जब रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है और बॉल का टेम्परेचर 60 डिग्री पे जाके स्टेडी हो गया। तो ये बॉल है, 60 डिग्री पे रुक गया इसका टेम्परेचर, पड़ोसी का टेम्परेचर 25 डिग्री, हीटर इसको हीट दे रहा है 40 जूल पर सेकेंड। 40 जूल पर सेकेंड से भी इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये लूज कर रहा है 40 जूल पर सेकेंड। 40 मिल रहा है, 40 जा रहा है, तो बदल नहीं रहा है। तो ऐसा हमें पहले पार्ट में पता लग जाएगा किस रेट से लूज कर रहे हैं। पर हमसे पूछा गया है 10वां सवाल, अगर हम ऐसा मान लें कि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बढ़ता है 25 से लेके 39 तक 2 मिनट में, तो इसका मतलब हो गया कि उसका टेम्परेचर होगा 25 प्लस 25 से 39 का मतलब 14 हो गया, 120। इस रेट से बढ़ेगा, सेकेंड्स में कर ले दो, 14 बढ़ा 120 सेकेंड में, तो उसका टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लिया गया। ये बॉल के टेम्परेचर के संबंध में बात हो गई। तो इस दौरान वातावरण को कितनी हीट रिलीज की गई, तो हम लिखेंगे फिर इस तरह से, न्यूटन का नियम मानना, dq dt इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस टी सराउंडिंग, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको ये पता है कि जिस समय ये dq लॉस बाई dt 40 था, उस समय टेम्परेचर 60 था, इससे अल्फा आ जाएगा, है ना। तो अल्फा का वैल्यू 40/35, 40/35 का मतलब 8/7, अल्फा की वैल्यू 8/7 आ गई। अब बाद में हम देखेंगे तो डी क्यू लॉस बाई डी टी को आप लिख सकते हो एम एस टी टी बाई डी टी। क्या बात हो रही है, लॉस वॉस का कैसे हिसाब लगा दिया। अब तो अपन इसको हीट दे रहे हैं ना हीटर से, नहीं लॉस का हिसाब लगाना है, ठंडा होने का हिसाब लगाना है ना। एक तरफ से हीट दे रहे हैं और एक तरफ से वो लूज कर रहे हैं, तो लूज करने का फॉर्मूला अपन को तो ये थोड़ी बताना टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, बस लूज करने वाला हिसाब चाहिए ना, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो उसी का हिसाब लगा देंगे। तो डी क्यू लॉस अल्फा की जगह तो 8/7 और टी माइनस 25 14/120 टी डी टी, 7×2=14 हो जाएगा कुछ अच्छा, इससे आ जाएगा 10वां साल। तो इस प्रकार 10वां प्रश्न हो गया। तो आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 3 मतलब 2 तो कंप्लीट हो गया, अब 3 का क्या दिया था, पार्ट 1। अब एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में 12 ही प्रश्न है। कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा मैंने सिर्फ 7 ही दिया था, सिर्फ 7 ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो 7 में तो कोई दिक्कत, सिर्फ तीसरे में दिक्कत आ रहा है, फिर 5वें में भी आ रहा है।
पहले तीसरा देखते हैं कि तीसरे में कोई दिक्कत है भी कि नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पैरेलल रे जिसकी इंटेंसिटी इतनी है, जो किसी स्फेरिकल ब्लैक बॉडी पर गिरती है, जो कि आसपास 300 डिग्री टेम्परेचर पे रखी है, और स्टीफन्स कांस्टेंट इतना है, एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग ओनली थ्रू रेडिएशन, फाइनल स्टेडी स्टेट ब्लैक बॉडी का क्या होगा। ठीक है, तो इस ब्लैक बॉडी को इधर से मिल रही है रोशनी, ये ब्लैक बॉडी को मिल रही है रोशनी इधर से एक साइड से, और ये ब्लैक बॉडी खुद करता है रेडिएट। रेडिएट करना इसकी आदत है, और ये इसको मिल रहा है। तो सवाल ये है कि स्टेडी स्टेट में इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर किसके करीब होगा। तो मान लेते हैं कि टी होगा, पड़ोसी का टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो जिस समय ये इस टेम्परेचर पर होगा, जितना ये लूज कर रहा होगा उतना इसको मिल रहा होगा। तो इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, सामने आने वाला एरिया, तो ये हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर रेट ऑफ लॉस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर पी की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। अब पाई आर स्क्वायर तो उड़ जाएगा। अब बाकी सॉल्व करने का मामले इधर उधर ले जाके नियरली क्लोज टू ऐसा कुछ बोल रहे, तो क्लोज टू निकाल लेना। अब इसके बाद 7वें प्रश्न, 5th क्वेश्चन। चलो 5वें प्रश्न में चलते हैं। पांचवें जैसे प्रश्न जो हैं घाटे वाले प्रश्न होते हैं, पेपर में ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है, और एक भी ऑप्शन गलत होते ही -2 दर्ज होते हैं। -2 लेके जाने में फिर बहुत ही ग्लानि होती है, बहुत दुख होता है इस बात से। एक तो समय नष्ट, शक्ति नष्ट, है ना, और ना माइनस ही मिल गया। टिक मारने के बाद भी भरोसा नहीं रहता कि सही है कि नहीं है। ऐसे सवाल को सबसे लास्ट में खिसका दो अगर जीतना चाहते हो तो। हारने के लिए पहले कर लो कि मैं तो जो लाइन में आता है वही करता हूं, फिर अगला करता हूं, तो बस ठीक है, फिर माइनस बटोर लेना, आखिरी वाले सवाल छूट जाएंगे, कोई एक चैप्टर के क्वेश्चन रह जाएंगे, एक सब्जेक्ट के छूट जाएंगे। तो अभी देखो सवाल नंबर 5 कैसा है। इसमें बल्ब के बारे में लिखा गया है कि उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है जब उस पर करंट जाता है, और वो ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएट करता है, और ऐसा देखा जाता है कि वो किसी दिन टूट जाता है बहुत लंबा समय तक इस्तेमाल करने के बाद। उसकी वजह बताई गई कि वो वायर जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इवोपरेट करता है, और बल्ब के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मान लीजिए। तो सवाल बल्ब के फिलामेंट के बारे में, जो कि हम जीवन भर देखते रहे बल्ब, और उसका फिलामेंट ऐसा कुछ दिखता है, हमने उसको टूटते हुए भी देखा है। इस फिलामेंट को सीधा कर देते हम, ऐसा सीधा कर लेते हैं। अब इसके क्रॉस अपन जो लगाते हैं सप्लाई 220 वोल्ट लगाते हैं, जो घर में लगाते हैं। तो सवाल ये है कि जो फिलामेंट काम करता है उस समय इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब इसका टेम्परेचर हाई होता है तब इससे विजिबल लाइट आती है। ज्यादा गर्म करना पड़ता है विजिबल लाइट को प्राप्त करने के लिए, ये हमको पता लगा। भाई देखा हमने नॉर्मल वस्तु में देखा तो इंफ्रारेड लाइट आती, हमें तो रोशनी चाहिए, वो तो ज्यादा गर्म करने से आएगी।
तो फिलामेंट को काफी ज्यादा गर्म किया जाता है, और वो ज्यादा गर्म होता है ना, तो ये खुद पिघलने की सी हालत में रहता है, और इसमें से फिर ये जो क्या बोले टंगस्टन जो है ऐसे उड़ जाता है, इवोपरेट कर जाता है, इतना गर्म होता है कि वो खुद लाइट के साथ वो खुद भी उड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा उड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, समय बीत जाता है। अब कहीं से कम उड़ जाता है, कहीं से ज्यादा उड़ जाता है। जब फिलामेंट ज्यादा दिन इस्तेमाल हो जाता है तो उसके बाद ये फिलामेंट खरीदा था तब तो ऐसा एक जैसा था, जब इस्तेमाल हो जाता है तो कहीं से पतला हो जाता है। ऐसा कुछ हो जाता है, कहीं से कुछ उड़ गया, कहीं से कुछ उड़ गया। अब ये फिलामेंट कोई ईमानदारी पूर्वक एक जैसा जमा जमा के तो बनाए नहीं गए। अब कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट होते हैं, कोई डिफेक्ट वाला हिस्सा जो होता है वहां से ज्यादा उड़ जाता है, जहां मजबूती से जुड़ा रहता है वहां कम उड़ता है। फिर एक दिन कहीं से टूट जाता है, इतना पतला हो जाता है कि फिर वो टूट जाता है। ये इसकी कहानी है। सवाल में कहा गया कि वोल्टेज पूरे घटनाक्रम में फिक्स रहता है। हम जानते हैं कि घर का वोल्टेज फिक्स रहता है, तो फिक्स रहता है। अब कौन सी बात सच्ची है छांटना है, झूठी बात नहीं छांटना है, ठीक है। तब सच्ची बात क्या है ढूंढते हैं चार में से। तो ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए, वैसे एक काम कर सकते हो, जो सच्ची बात लगे ना उतनी लगा के आगे चले जाओ। हाँ ना, ये पूरा छोड़ने से दुख होता है। तो एक ऑप्शन लग रहा है कि ये तो सच्चा है, बस उसी पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। क्या पता वही एक अकेला आंसर हो तो पूरे भी मिल सकते, है ना। ऐसा चांस बनता है इसका। तो अभी देखो चार बातों में से कैसी बातें हैं, बड़ी मुश्किल बातें हैं इसमें। पहला, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। इस फिलामेंट के ऊपर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रिलेट करेंगे कि देखो अब इसमें करंट तो एक ही होगा, तार मोटा कैसा भी क्यों ना हो, एक ही करंट जाएगा। तो किसी एक हिस्से से अपन जो उसमें एनर्जी पैदा होगी होगी आई स्क्वायर आर, जो उस हिस्से का रेजिस्टेंस होगा, इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4, सराउंडिंग का टेम्परेचर नेग्लेक्ट करते हुए। इसमें आई स्क्वायर आर की जगह इसका रो एल इसकी लेंथ हो गई अपॉन इसका एरिया और सिग्मा ई इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल टी की पावर 4। तो हमने देखा है कि टी जो है टी की पावर 4 प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ रहा है, बाकी सब फिक्स है। पूरे वायर में एक करंट है, एल तो कट ही रहा है। तो अलग अलग सेगमेंट में जो उसका टेम्परेचर आ रहा है वो ऐसा कुछ रिश्ता आ रहा है। तो कम ज्यादा रेडियस होने से टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, तो सब जगह यूनिफॉर्म होगा ऐसा बोल रहा है। तो झूठी बात है, इसको नहीं टिक मारेंगे हम। दूसरा पढ़ते, टेम्परेचर ओवर स्मॉल सेक्शन ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। नहीं, टेम्परेचर नहीं लिखा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो समय के साथ घट रहा है क्या, तो रो एल बाय ए में ए छोटा होता जा रहा है, रेजिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, ये तो कह रहा है घट रहा है। ये भी झूठी बात। अच्छा देखो, नहीं टिक मारने में तो अच्छा ही, कुछ नहीं मिलने वाला है, माइनस भी नहीं होगा। हाँ ना, हमको लग रहा है झूठी बात, हमने टिक नहीं लगाया, ना इस पे लगाया ना उस पे लगाया, और कोई घाटा भी नहीं। सच्ची बात में हमको घाटा होने वाला है अगर सच्ची बात झूठी निकल गई तो। अब इसके बाद सी और डी में से कुछ बात बन रही है, अगर दोनों में से दोनों सही हो गए तो लोग सोचेंगे मल्टीपल है, दोनों लगा देते। दो तो है नहीं, सिंगल तो क्या होगा, दो लगा के आगे बढ़ते हैं, कौन पड़ेगा।
-2 मिलेगा या +4 मिल जाएगा। पढ़ते हैं भाई। द फिलामेंट एमिट मोर लाइट्स एट हायर बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिफोर इट ब्रेक्स अप। टूटने से पहले ये ज्यादा बैंड की फ्रीक्वेंसी माने हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि ज्यादा एनर्जी वाली लाइट। ज्यादा एनर्जी वाली लाइट में अपने पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी और लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू सी। तो सी इंटू टी अपॉन एफ, तो टी सी टी पी एफ, एफ प्रोपोर्शनल टू टी, टी प्रोपोर्शनल टू एफ। हाई टेम्परेचर से हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी, ऐसा हमको पता लग रहा है। तो टूटने से पहले का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्या? क्या कहते हो? अभी देखो इस सवाल का जवाब है ना, सीधे से तो लग रहा है कि भाई रेडियस कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर एफ ज्यादा होगा, वो कह भी रहा है कि ज्यादा होगा, तो हमको लग रहा है कि ठीक है, ठीक लग रहा है ना, मतलब लगा दे टिक। ठीक है, टिक लगा देते हैं अभी, फिर वापस आएंगे इस पर। अभी तो टिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, सब जम रहा है एकदम, जमाया एकदम ना। अभी सी वाला हमने सही टिक मार दिया, ऐसा सोचने में आ रहा है, हमारे मन में ऐसा कह रहे हैं। अब डी पे चलते हैं। The filament consumes less electrical power towards the end of the life of bulb. बाद में ये बल्ब है ना कम पावर कंज्यूम करेगा, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। प्रश्न में कहा गया है कि V पूरी उम्र भर वही रहा 220, है ना, R उसका बढ़ता गया, तो आखिरी के क्षणों में वो कम पावर कंज्यूम करेगा। ये बात तो एकदम पक्की लग रही, ये तो बहुत ही सीधी सी बात है। V²/R में से ये तो पक्का है कि R उसका बढ़ता जा रहा है और V इसका फिक्स दिया है, तो ये तो एकदम ही स्पष्ट है, यानी डी वाले को टिक मारने में हमको प्रॉफिट है, डी वाला तो पक्का है। ठीक है, तो हम ऐसा लग रहा है कि सी और डी टिक मारेंगे तो 4 मिलेंगे, इनमें से डी तो गारंटेड पक्का है। सी वाले में मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। सी वाले की थोड़ी सी दिक्कत बताया था। ये जब हमने निकाला था ना, ये तो इनको आपस में कंपेयर करने के लिए जब लिखा था तब की इक्वेशन थी। ठीक है, कि जब इस सेगमेंट को इस सेगमेंट से कंपेयर करूंगा तो इसमें करंट एक है, तो ऐसा लिख दिया। परंतु जब हम समय के साथ कंपेयर करना चाहेंगे तो उस केस में फिर करंट सेम नहीं है, वोल्टेज सेम है ना। तो ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है, अब उसमें अपन को ये समझ में आ रहा है कि करंट का जो फॉर्मूला है वो तो V/R हो गया। R अगर बढ़ गया तो I कम हो गया, तो जो हमने I कांस्टेंट माना था वो तो कम हो गया, है ना, I घटता गया। तो फिर हम कैसे कह देंगे, जब I कांस्टेंट था तब प्रोपोर्शनलिटी थी, अभी तो I कांस्टेंट नहीं रहा ना। तो जब टोटल I कम होता जा रहा है तो किसी एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा पहले से, ये हम कैसे कहेंगे? जैसा कि इसमें लिखा गया टुवर्ड्स एंड, टूटने से पहले की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टूटने से पहले ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगा, तो हम कह रहे हैं कि टूटने से पहले इसका क्रॉस सेक्शन छोटा होता जाएगा, रेजिस्टेंस बड़ा होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। तो जब तक इस करंट को नहीं हटाएंगे, तो अब यहाँ पे V²/R लिखूं फॉर्मूले में, तो V²/R लिखते हैं। अब R की जगह पर फिर सिग्मा E A T की पावर 4,
अब रो एल बाय ए, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा ई 2 पाई आर एल टी की पावर 4। एक आर से आर काट दूं तो क्या हुआ? तो टी प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। देखो आर स्क्वायर इधर आ रहे हैं ना, मतलब टी की पावर 4 हो रही, प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर छोटा हो गया तो टी भी छोटा हो गया। आर छोटा हो गया तो टी छोटा हो गया। ऐसा फॉर्मूला बोल रहा है ना। अब कोई बोलेगा कि आपने ऐसे आर कैसे लिख दिया, क्योंकि कहीं तो बड़ा है कहीं तो छोटा लेंथ है, तो आपको तो इक्विवेलेंट करके लिखना पड़ेगा। कम ज्यादा है ना, सीधा रो एल बाय कैसे लिख दे, कहीं का एरिया तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो और बहुत ही कठिन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इक्वेशन से है ना दिक्कत हो रही है हमको, बस हम इस भरोसे कह देते हैं कि अगर वो पिघला है, टूटा है, तो कुछ ज्यादा ही गर्म हुआ होगा, ज्यादा गर्म हुआ होगा तभी टूटा होगा, और ज्यादा गर्म हुआ होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा हुआ होगा, टेम्परेचर ज्यादा हुआ होगा तो फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा आया होगा। तो मैथमेटिकली इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पर आईआईटी ने इसको आंसर में घोषित किया है। अब इतना डिबेट करेंगे हम उनसे? नहीं, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। तो बस अभी किस्मत की बात है कि सी पे हमने टिक लगाया और हमें +4 मिला, और वो जिस दिन -2 देंगे तो लॉजिक दे देंगे ऐसे ही। देखो ऐसा हो रहा है, -2 भी दे सकते हैं किसी दिन। वैसे वैसे समय जैसा बढ़ता जा रहा है ना, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। पहले ज्यादा बेईमानी थी, अब हर चीज नपने लग गई, कंप्यूटर से नाप रहे हैं, हर चीज से हिसाब लग रहा है। 10 लोग देखते हैं, वापस कम्युनिकेट कर देते हैं कि आपका ये आंसर क्यों। लास्ट में बोनस करने लग गए। बोनस बहुत पहले कभी करते ही नहीं थे, मैंने बहुत लेट जा करके बोनस चालू हुआ। और फिर रिव्यू व्यू तो अलग कुछ होता नहीं था कि आप कुछ रिव्यू बोल दो, आजकल तो रिव्यू भी होता है ना। उसके लिए प्रॉपर टाइम पे पता होना चाहिए। कुछ लोगों को अपना आंसर की वगैरह भी पता करने का एक दिन फिक्स होता है, कि अब आप अपने आंसर की लोड करके चेक कर सकते हो कि आपने जो लगाया वही है कि नहीं है। कई लोग बाद में चेक करते हैं, अरे नहीं मेरे नंबर गलत आ गए, तो बोले 5 दिन पहले आंसर किया है तो देखा था कि नहीं देखा था। अब कुछ क्लेम नहीं हो सकता। उन्होंने टाइमलाइन बना रखी कि इस दिन से पहले लिख दो हमको जवाब, कि हमारे यहाँ आंसर की में गड़बड़ हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। बाद में हिसाब नहीं लगता है। पर ठीक है, इतना सब कुछ हो रहा है वो भी काफी है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है 5वें प्रश्न में? बोलो, कुछ कह रहे हो? ब्रेकिंग पॉइंट पे क्या कह रहे हो? ये तो सभी जानते हैं, आगे बताओ। रेडियस तो 0 होगी टूट रहा तो। वो निकाला ना, ये रहा, ये रहा। कौन सा लगाऊं? दो दो निकाल लिए ना, एक ये भी निकाल लिया, एक वो भी निकाल लिया। ऊपर वाला लगाऊं तो उसके हिसाब से तो सी टिक नहीं करूंगा। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। कितना मिलेगा भाई, एक सही बात हो। जैसे किसी एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही है, आपने वो टिक कर दिया, तो आपको पूरे मिलेंगे 4, और 2 सही उनमें से आपने एक लगा दिया। चेक कर लेना, भी रूल ऐसे ही है।
ठीक है, और कुछ? 7 का सी आ रहा है, किसी में कुछ कहना है क्या? दो मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हो? क्या लोग क्या कह रहे हैं, सी आंसर आ रहा है क्या? इसमें से दे रखा है कि the ends Q and R of a thin wires, two thin wires, PQ and RS। एक वायर है PQ और एक वायर है RS। Q और R एंड को आपस में जोड़ दिया गया और initially each of wire has a length of 1 meter or at 10 degree Celsius. Now the P is maintained at 10 degree while the S is heated and maintained at 400. ऐसे ज्वाइन कर दिया तो P Q R S, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री, इसका 400, ऐसा पता है। The system is thermally insulated from surrounding if the thermal conductivity of PQ is twice RS। RS की कंडक्टिविटी के है तो इसकी 2 के। Coefficient of linear expansion for PQ is this। PQ का कोफिशिएंट दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ ऑफ PQ वायर हमें निकालना है, ओके निकालेंगे हम। दोनों का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर 1 मीटर। हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर लेंगे, इधर से आने वाले हीट ए एरिया बराबर है दोनों का। टेम्परेचर डिफरेंस 400 माइनस टी इज इक्वल टू 2 के ए। हाँ तो एरिया तो ले लिया ना, ए कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है मान लेते हैं। अभी क्या हो गया कि यहाँ से आ जाएगा, फिर कितना आ गया 400 माइनस टी, बिल तो 1 दिया हुआ है, 2 माइनस 20 420 140 ये 140 हो गया भाई, और इसका 0 हो गया, मतलब 10 हो गया। अब इसमें क्या होगा कि यहां से x डिस्टेंस पे जाएंगे, dx लेंथ वाला लेंगे, इसका टेम्परेचर x के फंक्शन में लिख देंगे। अभी देखो एक बार, तो इसका टेम्परेचर होगा 10 प्लस 130 x, है ना, 10 प्लस 130 x हो गया। अब इसका टेम्परेचर, इसका चेंज इन लेंथ dl अल्फा, इसका लेंथ कितना है
एक ले लोगे तो अच्छा है। इसका मतलब आईआईटी वालों ने इस बार हीट ट्रांसफर के साथ थर्मल एक्सपेंशन भी जोड़ दिया, और जोड़ा भी ऐसे देखो, अलग अलग जगह का अलग अलग एक्सपेंशन, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग। पक्का माइनस मिलेगा, है ना, जो लोग ऐसे नहीं करेंगे उनको। तो ये हमेशा जानना बहुत जरूरी बात है कि मैं कहाँ तक पक्का सही हूं अपने बारे में। ज्यादा अपने आप को ऊंचा मानते हैं और ऐसे सवालों के हाथ लगा देते हैं तो हम हमारे बराबर वालों से नीचे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो बाकी हमसे नीचे वाले भी ऊपर नंबर लेके आएंगे, और ऐसा हर साल होता है। ठीक है, कौन सा सवाल कह रहे हो? पार्ट 3 में क्या कह रहे हो? 7 नंबर में क्या कह रहे हो? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, किया लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज। आया है, सब लोग कह रहे हैं आ रहे हैं। अच्छे से लगाना, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड एक ही टेम्परेचर पर है। ये R1 R2 R3 R4, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। लोगों ने लगाया, लोगों का आया, कुछ गलती किया तुमने, है ना। ठीक है, तो हो गया इसका हिसाब। अब क्या करोगे? शीट खत्म करोगे, है ना। हीट ट्रांसफर निपटा दिया जाए। ठीक है, कुछ ज्यादा सवाल तो है नहीं, जो भी है खत्म कर देना। अब अपनी क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर। तो पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सर्किट में कैपेसिटर आ गया तो उसका चार्ज का फ्लो फाइनाइट होगा, और एक पर्टिकुलर चार्ज से ज्यादा फ्लो हो नहीं पाएगा। वो फ्लो होने वाले चार्ज की मात्रा है EC। अनंत समय बीत जाएगा पर इससे ज्यादा चार्ज नहीं जाएगा। हमारा फॉर्मूला आ गया था Q स्टेडी स्टेट 1 माइनस e⁻⁻t/τ। तो स्टेडी स्टेट चार्ज EC, टाइम कांस्टेंट RC। ये फॉर्मूला हमको रट के रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि 2 सेकंड बाद क्या चार्ज। ओलंपियाड में तो कैलकुलेटर भी देते हैं, वैल्यू निकाल के पता करो। ई का वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर देते हैं, चार्ज निकालो कितना होगा। तो Q वर्सेस T हमने ग्राफ बनाया था, करंट वर्सेस T भी हमने ग्राफ बनाया था। E/R से शुरू होता है और खत्म हो जाता है। वोल्टेज का ग्राफ भी बना लिया था। हमने देखा था कि बराबर का वोल्टेज आता है τ लिखा था क्या? एक ऐसा टाइम था जब दोनों में E/2 आता है, वो हमने लिख लिया। तो वोल्टेज वाला ग्राफ ये लो, वोल्टेज वर्सेस टाइम। तो शुरुआत में सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिलता है, बाद में सारा वोल्टेज कैपेसिटर ले जाता है। ये कैपेसिटर का वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज। एक ऐसा समय है τ जब दोनों को आधा आधा मिलता है। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। वोल्टेज का इक्वेशन हम जानते हैं, कैपेसिटर के लिए
E इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। रेजिस्टेंस के लिए E इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, दोनों का सम करेंगे तो E आ जाएगा। ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कह सकते हैं इसको हम। और अगर हम पावर का ग्राफ बनाना चाहते हैं, पावर ऑफ कैपेसिटर वर्सेस टाइम, तो पावर का यहाँ पर मतलब है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सर्किट का कोई भी सदस्य हो, पावर का एक ही फॉर्मूला है, V इंटू आई। चाहे हो बैटरी, चाहे हो रजिस्टर, चाहे हो कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर या इंडक्टर, टीवी, पंखा, कूलर, कुछ भी, सबके लिए V इंटू आई है। तो V का फॉर्मूला ये रहा कैपेसिटर का, E इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और I का फॉर्मूला यहां से आएगा, E बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ से आ जाएगा E स्क्वायर बाई आर। ये पावर का फॉर्मूला आ गया। ये टाउ ऊपर पावर पे है ना, इसे बगल में नहीं लिखा हुआ, एक ही पावर पे, ठीक है। तो अब इसका आप इक्वेशन से ग्राफ बना दो, बनाओ भाई। इक्वेशन दिया हुआ ना ऊपर, ये वाला इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा बनाओ। इक्वेशन जिसको दे रखी हो उसको ग्राफ बनाने में क्या जाता है, छोटी क्लास का बच्चा भी बना देता है। वैल्यू पुट करता है, ग्राफ बना देता है। बना दिया, देखो कैसे बना। उस इक्वेशन में सबसे पहले टी जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। शुरू कहाँ से करूं, तो शुरू ओरिजिन से करूं, अंत कहाँ पे करूं ये भी आया था। टी इनफाइनाइट रख दो, फिर जीरो है, जीरो ऐसे धीरे धीरे आएगा। हो सकता है और तो क्या हो, शुरू में जीरो है, अंत में जीरो, बीच में ना जीरो है। तो इसका मतलब एक तो ऐसा समय होगा जब पावर सबसे ज्यादा होगा, कब होगा वो। अच्छा देखो, दो संख्याओं का सम कांस्टेंट है,
इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। दो संख्याओं का सम अगर कांस्टेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों बराबर होती है। अच्छा, इन दोनों का सम 1 है। ए की पावर माइनस टी बाई टाउ और 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई टाउ को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और दोनों बराबर है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी आधा वो भी आधा, तो पावर और टाइम हो गया टाउ ln2। तो टाउ ln2 पर मैक्सिमम पावर आएगी। अच्छा, हमने देखा था ये वही टाइम है जब दोनों का वोल्टेज आधा आधा मिलेगा। ये हमने पहले भी रेजिस्टेंस वाले में भी देखा था, वहां पर भी ऐसे ही था, दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर होते हैं तब पावर मैक्सिमम आता है। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरह से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के, पावर के, चार्ज के, करंट के, वोल्टेज के, सबके ग्राफ दिखा दिए, सारी जानकारी हो गई, हमको ये पता लग गया। चार्ज तो हमें पता लगा कि ईसी आएगा, फाइनल चार्ज ईसी आएगा। और ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट के बारे में बताया था आपको मैंने, 63%। टोटल स्टेडी स्टेट के चार्ज का 63% चार्ज आ जाएगा। वो तो 1/e का वैल्यू होता है 37%, 1 माइनस 1/63%। ठीक है, तो अभी इसमें आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, तो कैपेसिटर और बैटरी आए तो क्या होता है, और कैपेसिटर और रजिस्टर आए तो क्या होता है। अच्छा, इसमें अगर ये पूछते हैं कि बैटरी ने कितना वर्क किया तो क्या आंसर बताओगे, E²C, क्योंकि चार्ज तो उतना ही गया, बैटरी तो वही थी, तो बैटरी तो अभी भी वही वर्क कर रही। कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी आई, ½ CE², जो पहले आई थी। नुकसान कितना हुआ, ½ C², जो पहले हुआ था। नुकसान भी वही है, बैटरी का वर्क भी वही है, कैपेसिटर का चार्ज भी वही है, बस समय का फर्क है, एक तो तत्काल और एक तो अनंत काल। है ना, यहाँ तो अनंत काल लगेगा। अब देखो कैपेसिटर और रजिस्टर, तो कैपेसिटर और बैटरी होती है तो क्या होता है, कैपेसिटर बैटरी रजिस्टर होता है तो क्या होता है, कैपेसिटर और रजिस्टर होता है तो क्या होता है, ये देख रहे हैं हम। पहले से चार्ज था, Q0 माइनस Q0, स्विच ऑन किया t=0 पर, तब किसी टाइम t पर क्या होगा, क्योंकि चार्ज उसका घटता जा रहा है, इसका मतलब ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर इस करंट, कैपेसिटर के चार्ज के घटने की रेट करंट है। तो इस तरह से डिस्चार्जिंग वाला केस हो जाएगा।
अब इसमें केवीएल की इक्वेशन लगाएंगे तो Q बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। ऑनलाइन में क्लास चलती रहती है क्या लाइट जाने बाद? अच्छा, तो अभी इसमें हमने आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दिया और इंटीग्रेट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये कैपेसिटर का चार्ज वर्क के साथ कम होता जा रहा है, इस बात को बता रहा है। Q वर्सेस T, इस तरफ Q और इस तरफ T मिलता है Q नॉट से 0 की तरफ जाएंगे। एक टाइम कांस्टेंट कर 37%। इनिशियल चार्ज का 37% बचेगा क्योंकि 1/e का वैल्यू वही होता है। 63% डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर करंट निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। I इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई डी टी, इसी को डिफरेंशिएट करके तो ये तो पहले का चार्ज, पहले का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, पहले का करंट। तो करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू I नॉट। चार्ज कैसा होगा, करंट कैसा होगा, ऐसा ही करंट का भी ग्राफ आ जाएगा। दोनों का टाइम कांस्टेंट सेम है। के बाद में करंट भी 37% बचेगा और चार्ज 37% बचेगा। सब चीज घटता जाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर के एनर्जी खो देगा। तो कितनी एनर्जी खो देगा? Q स्क्वायर बाई 2C, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, एनर्जी नष्ट हो जाएगी और ले लेंगे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। एमएस डेल्टा टी रेजिस्टेंस का टाइम कितना है? बस ये कि कैपेसिटर पहले से चार्ज होना चाहिए। अनचार्ज कैपेसिटर को रजिस्टर लगाएंगे तो फिर रजिस्टर के भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। कैपेसिटर हमारे पास तो न फील्ड न चार्ज है, हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं फ्री वाले। कुछ नहीं होगा, कभी नहीं आते कभी इलेक्ट्रॉन इधर जाता है उधर जाते हैं।
बात ये हो गई कि कैपेसिटर रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर बैटरी हो गया, कैपेसिटर रजिस्टर बैटरी हो गया, इन सब का सामना हो गया। कैपेसिटर सीरीज में आ जाए तो क्या करना, पैरेलल में आ जाए तो क्या करना? ये तीनों सीरीज में है। ऐसा हो गया। तो हुआ ऐसा, ये कांच को खींचना शुरू किया। जैसे ये चार्ज इसके ऊपर बैठा, तो कोई नहीं। इफेक्टिव
देखो ऐसा कह रहे थे, ये जो स्टेटमेंट है ना अपन ने जो लिखा है, वो अपन ये कहना चाहते हैं कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉफिट लेने का यही फायदा है। देखो इनमें सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है, बैटरी दे रखी है, अब किस पे कितना चार्ज है तो अपन लिख नहीं पाएंगे। Q बराबर C इंटू वी लिखना चाहते हैं तो C कौन सा लिखे, तो अपन क्या करते हैं कि इसकी बजाय इसका एक इक्विवेलेंट हम बनाते हैं, इक्विवेलेंट पे चार्ज निकाल लेते हैं, जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होगा वही सब पे होगा। तो ये इसका पहले स्टेट का फायदा है कि पहले आप इसका इक्विवेलेंट निकालो, उस पे चार्ज निकाल लो, जो उस पे चार्ज होगा वही सब पे होगा। वोल्टेज के बारे में हम ये कहेंगे कि इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V3 है, तो टोटल वोल्टेज तो E जो है वो तीनों में बट गया, V1 V2 V3। तो लिखा है कि वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, किसी को कुछ मिलता है किसी को कुछ मिलता है। तो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 और V2 इज इक्वल टू Q बाय C2 और V3 इज इक्वल टू Q बाय C3। तो इसका डिवीजन जो है किस रेशियो में है, कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, चार्ज के बारे में, चार्ज सबको बराबर मिलेगा, वही मिलेगा जो इक्विवेलेंट को मिलेगा। वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ जाएगा, टोटल वोल्टेज ई जो है नहीं मिलने वाला किसी को भी, बांट करके देंगे। और एक पावर के बारे में स्टेटमेंट है तीसरा, पावर नहीं, एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर will be sum of energy of all capacitors। कभी हमें एनर्जी निकालनी पड़ती है टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो इक्विवेलेंट की निकालोगे सबकी ऐड होके आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि सबकी एनर्जी ऐसे है, Q स्क्वायर बाय 2C1 Q स्क्वायर बाय 2C2 Q स्क्वायर बाय 2C3। तो Q स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, C इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। तो इक्विवेलेंट में एनर्जी वही है जो सबकी मिलाकर आती है। ये एनर्जी का स्टेटमेंट हो गया, वोल्टेज का हो गया, चार्ज का हो गया, तीन तरह की बातें हैं सीरीज के अंदर हम जान गए। ठीक है, अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि हम अगले पेज पे करते हैं। देखो अभी तक जो आवाज गई थी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे चल रही थी आवाज सही, तो सिर्फ सीरीज ही पढ़ा है। ठीक है, सीरीज में भी बस ये सीधा सा है फॉर्मूला, केवीएल लगा के इक्वेशन लिखा, फिर इनको कंपेयर करके बोल दिया कि ऐसा है। स्प्रिंग वाली तो कोई बात फालतू है, देखने की जरूरत नहीं। ये फार्मूला हो गया, चार्ज सब पे बराबर होगा, वही होगा जो इक्विवेलेंट पर होगा। एक बात, वोल्टेज का बंटवारा होगा 1/C के रेशो में होगा, सबकी एनर्जी का सम इक्विवेलेंट की एनर्जी के बराबर होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आपने नोट कर ही लिया। अब इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अगर कैपेसिटर पैरेलल में है C1 C2 C3 और ये E, अब इस बैटरी ने यहाँ से, ये बैटरी एक पंप की तरह चार्ज खींचेगी, ये चार्ज खींचेगी तो यहाँ से Q1 उठाया, यहाँ से Q2 उठाया, यहाँ से Q3 उठाया, टोटल Q आया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फिर इस गली में Q1 गया, इस गली में Q2 गया, इस गली में Q3 गया, Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3। तो कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज खींचकर इस पंप ने उधर फेंक दिया। वायर तो पाइपलाइन की तरह, चार्ज तो पानी की तरह, और बैटरी तो पंप की तरह, प्लेट तो बाल्टी की तरह। तो बाल्टी का लेवल माइनस का हो गया तो एक जीरो लेवल होगा, उससे नीचे चला गया, इधर ऊपर प्लस का हो गया, पाइपलाइन से खींचा इधर फेंक दिया। अब अगर हम इनको हटाकर एक अकेला कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, एक ही बैटरी वही लगाना चाहते हैं, तो वही चार्ज Q आना चाहिए, तो Q माइनस Q और ये C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से ये आना चाहिए कि Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू आ जाएगी C1 इंटू E, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू E, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू E। सबके क्रॉस वोल्टेज सेम है। हमारे पास है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q, C2E, C3E, C इक्विवेलेंट E, C इक्विवेलेंट E। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3 सीधा सीधा जोड़ देना है। चार्ज के बारे में कहना चाहते हैं, पहले वोल्टेज के बारे में कह देते हैं। वोल्टेज विल बी सेम across each capacitor as it is across equivalent। इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही प्रत्येक के अक्रॉस होगी, ऐसा हम समझ रहे हैं। तो वोल्टेज इक्विवेलेंट के अक्रॉस निकाल लो, वही सबको मिलेगा, वोल्टेज सबका सेम होगा। चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज का बंटवारा हो जाएगा भाई, टोटल चार्ज जो गया वो सब में बट जाएगा। Q1 is to Q2 is to Q3, C1 is to C2 is to C3। जिसका जैसा कैपेसिटेंस होगा उसको उतना चार्ज मिलेगा, ठीक है। ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा चार्ज, कम कैपेसिटेंस कम चार्ज। एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर will be sum of energy of each capacitor। प्रत्येक कैपेसिटर की एनर्जी को ऐड करोगे
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की एनर्जी आ जाएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हैं हम, हाफ C1 E² हाफ C2 E², हाफ C3 E², ये तीनों की एनर्जी हो गई हाफ C=E², इसके बराबर होगी। अब इसका कोई उपयोग देखते हैं, एक सवाल देखते हैं जिसमें सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है, देखें कि क्या होता है। हाँ, 1 मिनट बात करते हैं। हो गया नोट? नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगले पेज पे जाएं। ठीक है, ये 2-3 घंटे क्यों हो जाता? तो अभी इसमें है ना, क्वेश्चन कर रहे थे, मान लो कि ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C, इसका C और इसका भी C, नहीं इसका 2C का, C2C, या इसको 3C कर देता, C2C3C, अभी अच्छा लगेगा। अब हमको ये पता करना है कि प्रत्येक पर कितना चार्ज। हो गया? आ गया ना आंसर? कितना अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है। अब देखो, इसको ऐसा करना चाहिए, C और 2C मिला के कितना होता है? 3C, 3C और 3C, 3C और 3C मिला के कितना होता है? 3C/2, 3C/2। ये जो इक्विवेलेंट वाले सवाल होते हैं ना, उसमें अपन को ऐसे स्टेप वाइज बना लेना चाहिए, फिर सबसे लास्ट वाले डायग्राम से घूमते हुए वापस वहां जाएंगे।
तो अभी सबसे आखिरी में एक सिंगल कैपेसिटर आ गया, इसका चार्ज निकालना आसान है। तो इसका अपन लिख लेंगे 3CE/2 माइनस 3CE/2। ठीक है, ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। अभी अपन ने स्टेटमेंट लिखा, सब पे वही होगा जो इक्विवेलेंट पर होगा, तो इन पे भी वही आ जाएगा। तो 3CE/2 माइनस 3CE/2, 3CE/2 माइनस 3CE/2। सीरीज में चार्ज एक होता है, तो चार्ज एक कर दिया। अब यहाँ पहुंच जाएंगे 3CE/2 माइनस 3CE/2। अब हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका वोल्टेज निकालेंगे। तो Q/C होता है वोल्टेज, तो 3CE/2 अपॉन 3C E/2, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आया E/2। तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज E/2 होगा। अगर वोल्टेज E/2 होता है तो इसका चार्ज क्या हो गया, CE/2 माइनस CE/2, 2CE/2 माइनस 2CE/2। ठीक है, प्रत्येक का चार्ज निकाल लिया। कितना अच्छा काम है, सीधा साधा काम, कोई भी निकाल लेता। मतलब कभी कोई आपसे यूं कहे कि एक गली में दो कैपेसिटर मिले, C1 C2, यहां से चार्ज आना चाह रहा था Q, कितना दे C1 को, Q आ रहा था, बांटना है, बंटवारा कराओ भाई। वसीयत में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज का बंटवारा होता है, जिसका जैसा कैपेसिटर होता है उसको वैसा चार्ज मिलता है। तो अपन क्या कहेंगे, C1/C2 रेशो में मिल जाएगा, है ना, Q1/Q2 C1/C2 इस रेशो में मिलेगा। तो Q1/Q1 प्लस Q2 C1/C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 तो Q हो गया। तो Q1 क्या हो गया, C1Q/C1 प्लस C2। तो इसको कितना चार्ज मिला, C1Q/C1 प्लस C2, इसको C2Q/C1 प्लस C2। ऐसे चार्ज निकाल लेंगे Q1 Q2 और ये टोटल Q। ठीक है, बस ये रोकना पड़ेगा। होमवर्क करने के लिए आप लोगों के पास हीट ट्रांसफर का शीट करोगे और एक डीपीपी, आखिरी वाला कर लो, एक डीपीपी, 40 पूरे हो जाएंगे। एक डीपीपी और शीट, बस। ठीक है।